नमस्कार। ये हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे। वैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर जो था इंट्रोडक्शन टू वेक्टर अलजेब्रा उसमें हमने डिस्कस कर लिया था क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन, लेकिन डिटर्मिनेंट मेथड मैंने कैलकुलेट करना नहीं बताया था कि डिटर्मिनेंट मेथड से आप किसी दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो वो हम इस लेक्चर में जानेंगे, इसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट में डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी लास्ट क्लास में कि अगर दो वेक्टर्स है तुम्हारे पास, लेट सपोज वेक्टर ए की क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो वेक्टर बी के साथ, तो उसकी डेफिनेशन थी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इंटू था साइन थीटा। और हालांकि मैंने ये भी बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम होता है वो होता है वेक्टर प्रोडक्ट। इसका मतलब ये था कि अगर दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे उन दोनों को, तो जो एक रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो मैंने ये दो वेक्टर्स थे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे जो वेक्टर मिलेगा उसकी मान लेते हैं डायरेक्शन एन कैप में है। एन कैप यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अगर मैं ऐसे लिखता हूं सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो मतलब ए क्रॉस बी अगर एन कैप में है तो इसका मतलब सी वेक्टर भी एन कैप में होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसको मैंने अगर सी वेक्टर से लिखा है, ए क्रॉस बी अगर एन कैप में है तो सी वेक्टर विल आल्सो बी इन एन कैप डायरेक्शन। अब मैंने एन कैप की डायरेक्शन बताई थी कि कैसे बताते होता है। अगर ये है ए वेक्टर, ये था बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो एन कैप किस डायरेक्शन में होगा? ए क्रॉस बी आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड को हम डॉट से शो कर देते हैं। ये है एन कैप फॉर ए क्रॉस बी। अगर तुम बी क्रॉस ए करोगे तो बी क्रॉस ए थंब किधर जा रहा है? इनवर्ड, तो एन कैप इनवर्ड होगा किसके लिए? बी क्रॉस ए के लिए। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। तो तुम ये देखो, अगर एन कैप आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है फॉर ए क्रॉस बी, क्या वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा? होगा। क्या वो बी के परपेंडिकुलर होगा? होगा। अगर दो ये जो इसका मतलब जो सी वेक्टर निकलेगा, क्या ये सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के? एंड ऑल्सो दिस सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, मतलब वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम सी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करोगे ए के साथ या सी की डॉट प्रोडक्ट करो बी के साथ, वो दोनों ही क्या आएंगी? जीरो। याद है, डॉट प्रोडक्ट दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की जीरो होती है और उन दो वेक्टर्स का एक स्पेसिफिक नेम दिया था हमने जिनको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो यहाँ पे जो सी वेक्टर मिला है वो रिजल्ट मिला किसके कारण? ए और बी का क्रॉस करने के बाद, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद। तो जो सी वेक्टर होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब द रिजल्टेंट या द रिजल्ट या फिर द वेक्टर वी गोट फ्रॉम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी ऑर्थोगोनल टू दोज टू वेक्टर्स। ठीक है, ए के साथ भी ऑर्थोगोनल है, बी के साथ भी ऑर्थोगोनल है। ठीक है, इसका मतलब अगर तुमसे ये पूछा जाए, जैसे मान लो ए की डॉट प्रोडक्ट बताओ ए क्रॉस बी के साथ, तो ए क्रॉस बी जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए के, तो उसकी डॉट प्रोडक्ट ए के साथ क्या हो जाएगी? जीरो। इसका मतलब अगर तुमसे बी डॉट ए क्रॉस बी पूछे तो ये वैल्यू भी क्या होगी? ये भी जीरो होगी, क्योंकि ये ए क्रॉस बी आएगा वो बी के भी तो परपेंडिकुलर होगा और वो वेक्टर की परपेंडिकुलर वाले वेक्टर की अगर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो भी तो जीरो ही आएगी। ठीक है, तो चाहे ये लिखा हो चाहे अगर ये लिखा हो वैसे ए क्रॉस बी डॉट ए, इसका मतलब भी तो जीरो है, क्योंकि तुम्हें पता है दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है। तो चाहे ए डॉट ए क्रॉस बी लिखो या ए क्रॉस बी डॉट ए लिखो, दोनों का मतलब सेम रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमें क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानने की जरूरत थी जिनके बारे में, तो हमने ये क्रॉस प्रोडक्ट का थोड़ा बेसिक और पढ़ लिया। नेक्स्ट आई विल प्रोसीड टुवर्ड्स कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एक साइक्लिक रूल भी बताया था मैंने कि अगर आई कैप, जे कैप और के कैप तीन यूनिट वेक्टर है तो वो साइक्लिक रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जो साइक्लिक रूल था उसके अकॉर्डिंग ये था कि आई कैप की अगर तुम क्रॉस प्रोडक्ट करोगे जे कैप के साथ तो आई क्रॉस जे किसके बराबर था? के कैप के बराबर था। जे क्रॉस के आई कैप के बराबर था। के क्रॉस आई
जे कैप का बराबर था। अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है? जीरो, क्योंकि पैरेलल के केस में थीटा जीरो होगा तो साइन जीरो जीरो हो जाता है। अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल है उस केस में भी जब थीटा क्या हो जाएगा 180, तो उस केस में भी ए क्रॉस बी जीरो। तो अगर दो वेक्टर्स को पैरेलल या एंटी पैरेलल प्रूव करना हो तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो कर दो, वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये हमने लिखा क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक। नाउ अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं कि मान लो ए वेक्टर दे रखा है। ठीक है, ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और बी वेक्टर दे रखा है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, और हमने कैलकुलेट करना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैलकुलेट करने के लिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए जो डिटर्मिनेंट मेथड है वो करवा रहा हूं। डिटर्मिनेंट मेथड क्या होता है? डिटर्मिनेंट मेथड के अकॉर्डिंग आपने एक डिटर्मिनेंट ड्रॉ करना है। ये एक मैट्रिक्स का कंसेप्ट है, मैट्रिसेस में हम जानेंगे डिटर्मिनेंट वगैरह ज्यादा डिटेल में, लेकिन बस तुम्हें थोड़ा अभी के लिए इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट मेथड से आप क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर्स की कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें फर्स्ट रो में हमने यूनिट वेक्टर्स लिखने हैं। तो यूनिट वेक्टर आई जे और के हैं, आई कैप जे कैप के कैप। आई पॉजिटिव होगा, जे नेगेटिव होगा और के पॉजिटिव होगा, ये याद रखना। इसके बाद जब ए क्रॉस बी किया है तो पहला वेक्टर ए वेक्टर है ना, तो उसमें आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स आएंगे। तो आई कैप के नीचे आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? A1, जे कैप का A2 और के कैप का A3। इसी तरह दूसरा वेक्टर क्या है? बी वेक्टर, उसमें आई जे और के कोफिशिएंट रख दो यहां पे, B1 B2 और B3। तो जो मैट्रिक्स बनाई है हमने ये 3x3 की मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज है 3 कॉलम है। ये जो बनाई है हॉरिजॉन्टल, इनको रोज बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल है वो कॉलम है। तो फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप और के कैप यूनिट वेक्टर्स हैं, और सेकंड रो में ए क्रॉस बी की है तो फर्स्ट वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट्स है, और क्रॉस बी जो दूसरा वेक्टर बच गया बी, उसके आई जे और के कोफिशिएंट्स रख दिए हमने। ठीक है, अगर इतनी चीज क्लियर है तो अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना है? तो हमने फर्स्ट रो से ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट रो में है हमारे पास आई जे और के, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई कैप, और उसके ऊपर साइन क्या लगाया हमने? पॉजिटिव। तो ये आई कैप है वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, और उसके ब्रैकेट में आएगा क्या? तो जब भी आई कैप कौन सी रो में है? फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो इन दोनों को छोड़ दो, बच गए 4 एलिमेंट A2 B3 A3 और B2। तो हम पहले A2 को B3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले फर्स्ट इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है पहला स्टेप में, और दूसरे स्टेप में किसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है? इन दो की। ये सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, और फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर देना, 1 - 2 करना है तुमने। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में A2 B3 लिखोगे, ये हो जाएगा A2 B3 माइनस A2 B3 के बाद B2 A3, ये आई कैप का कोफिशिएंट आ गया। अब इसी तरह से तुमने कैलकुलेट करना है जे कैप का। तो जे कैप के लिए माइनस आएगा साइन, तो यहां माइनस जे कैप, और इसके ब्रैकेट में क्या आएगा? तो देखो ये जे कैप फर्स्ट रो में है, इसको छोड़ दो, और सेकंड कॉलम है, इसको छोड़ दो। तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ दोगे तो 4 एलिमेंट कौन कौन से बचेंगे? हमारे पास 4 एलिमेंट ये बचेंगे, दिस एंड दिस, ये छोड़ दिए हमने। तो बचा A1 A3 B1 B3। तो B3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम A1 के साथ, तो ये बनेगा B3 इंटू A1, और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस में B1 A3, माइनस में B1 A3। अब के कैप के लिए सॉल्व करते हैं, प्लस में के कैप, और इसके ब्रैकेट में देखते हैं अब क्या आएगा। के कैप फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में है, इनको छोड़ दो, B2 A1 माइनस, पहले इनकी मल्टीप्लाई करनी है बाद में इनकी, माइनस B2 A1 और माइनस में B1 A2। ठीक है, ये रूल फॉलो करना है तो आपकी क्रॉस प्रोडक्ट है वो सॉल्व हो जाएगी। अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि एग्जांपल में हमने इसको किस तरह से अप्लाई करना है। एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखता हूं, मान लेते हैं हमारे पास ए वेक्टर है 2 आई कैप
प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और b वेक्टर है i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। अब a क्रॉस b करना है हमने, तो हम पहले डिटर्मिनेंट ड्रॉ करेंगे जिसमें होगा i कैप j कैप और k कैप। अब a के i j के कोफिशिएंट 2 3 और 1, b के 1 -1 और 1। अब इसको सोल्व करने के लिए पहले हम i कैप के ब्रैकेट में देखते हैं क्या आएगा। तो i कैप के ब्रैकेट में क्या आएगा, दिस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, तो 3 × 1 3 माइनस का 1 × -1 होगा ना, तो पहले से एक माइनस पड़ा है तो वो 3 + 1 हो जाएगा। अब आएगा माइनस का j कैप। अब देखो इसको फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो 2 × 1 2, और अब 1 और 1 को मल्टीप्लाई कर दो तो -1, और प्लस में k कैप। अब इसके ब्रैकेट में देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये छोड़ दो, तो 2 × -1 -2, 3 × 1 माइनस का 3। तो इसको सोल्व कर दोगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी, 3 और 1 4 i कैप, और 2 में से एक गया 1 माइनस का ये j कैप हो जाएगा, और -2 -3 -5 k कैप। तो अब अगर ये दो वेक्टर्स थे तुम्हारे पास a और b, तो इनसे जो a क्रॉस b का रिजल्ट निकलेगा वो होगा 4 i कैप माइनस j कैप माइनस 5 k कैप। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट है कि नहीं दो वेक्टर्स की वो सॉल्व करनी है। ये तो डिस्कशन हुआ हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का। अब क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हम फर्दर प्रोसीड करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने 3 वेक्टर्स की प्रोडक्ट करनी है। ट्रिपल का मतलब 3 वेक्टर्स की प्रोडक्ट आपस में, और वो प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी आना चाहिए। तो हम जो प्रोडक्ट होगी उसको हम बोलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब 3 वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करें ताकि एक जो रिजल्ट है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। 3 वेक्टर्स होने चाहिए। अगर वेक्टर 3 है, लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है a वेक्टर और एक वेक्टर है b वेक्टर और एक है c वेक्टर। ये गिवन 3 वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स। तो इनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगी वो होगी a डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। ठीक है, या फिर और b क्रॉस a डॉट c। अगर ये भी लिखा है तुमने तो ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है 3 वेक्टर्स की। तो हमने रिप्रेजेंट करने का मेथड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसका हमें कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट वाला ही चूज करना है। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने बोलनी किसी है। ट्रिपल मतलब 3 वेक्टर्स, उनकी आपस में प्रोडक्ट जो एक स्केलर क्वांटिटी दे। अब देखो b क्रॉस a से एक वेक्टर मिलेगा, और उस वेक्टर को अगर मैं c के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी देगी। मतलब कि अल्टीमेटली इन तीनों वेक्टर्स की आपस में प्रोडक्ट जो है वो तुम्हें एक स्केलर क्वांटिटी देनी चाहिए। ठीक है, तो हम जो फर्स्ट लिखा है मैंने वेक्टर, ये हम मोस्टली यूज करेंगे, और तुम्हारे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स के अंदर ये फर्स्ट वाला वेक्टर ही गिवन होगा, इस तरह का कॉम्बिनेशन। तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, कई बार तुम्हारे बुक्स में ये भी लिखा होता है कि हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे, और ऐसे नॉर्मल कर्व्ड ब्रैकेट से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको सिंपल ब्रैकेट से, a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर। इसका मतलब यही है, अगर a b c को तुमने एक ब्रैकेट में लिख दिया, इसका मतलब वो तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। एक एग्जांपल के लिए मैं ऐसे लिखता हूं, एग्जांपल के लिए मान लो तुम्हें ऐसे दे रखा है f h g, ये 3 वेक्टर है। इसका मतलब क्या होगा कि f वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट होगी h वेक्टर क्रॉस g वेक्टर के साथ। देखो क्रॉस प्रोडक्ट वाले जो 2 वेक्टर हैं उनको हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखना है। अगर तुमने ऐसे लिखा कि f डॉट h की क्रॉस कर रहा हूं मैं g के साथ, क्या ये कुछ मीनिंगफुल है? अरे इससे तो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, उसकी क्रॉस स्केलर को वेक्टर के साथ क्रॉस कैसे करोगे? वो तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी ना। तो ये एक तरह का मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो तुमने हमें हमेशा जो अगर ब्रैकेट रखनी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, वो उनके बीच में रखनी है जो 2 आपस में क्रॉस प्रोडक्ट में होंगे वेक्टर्स। ठीक है, और उसकी हमने डॉट प्रोडक्ट करनी है थर्ड वेक्टर के साथ। तो 2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट एक
वेक्टर क्वांटिटी देता है और एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी देता है। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका मतलब ये जो अल्टीमेट रिजल्ट होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा, इसलिए हमने इसका नाम दिया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो हमने इसको एक तरह से रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका हुआ। अब अगर मान लो तुम्हें तीन वेक्टर दे दिए, एग्जांपल के लिए मान लो तुम्हें दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप और बी वेक्टर दे रखा है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप और सी वेक्टर दे रखा है b2 i कैप c1 से रिप्रेजेंट करते हैं c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। अब अगर तुमने इन तीनों वेक्टर की हेल्प से a डॉट बी क्रॉस सी कैलकुलेट करना है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर दो। डिटर्मिनेंट में a वेक्टर जो पहला वेक्टर है उसके i j के कोफिशिएंट फर्स्ट रो में आ जाएंगे a1 a2 a3। उसके बाद b वेक्टर है तो b वेक्टर के जो i j के कोफिशिएंट्स है वो सेकंड रो में रख दो b1 b2 b3। इसी तरह से c वेक्टर के c1 c2 और c3। ये जो प्रोडक्ट होगी ये हमेशा एक साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करती है। मतलब a डॉट बी क्रॉस सी, अगर तुमने a b c चूज किया तो a की पहले डॉट की फिर b के बाद क्रॉस किया। ठीक है, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, उसको b को डॉट करके a c और a की क्रॉस कर दो, मतलब कि b वेक्टर डॉट c क्रॉस a, या फिर इसी को तुम लिख सकते हो c डॉट a क्रॉस b। इन तीनों का मतलब सेम रहेगा, a डॉट b क्रॉस c, b डॉट c, तब देखो a b c, b c a या c a b। ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इन तीनों की वो एक साइक्लिक ऑर्डर में ट्रेंड फॉलो करती है। अगर इसको प्रूव करना चाहते हो आप प्रूव भी कर सकते हो, ये जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे इससे ये चीज प्रूव हो जाती है और ये बहुत इजी मेथड है, मुश्किल मेथड नहीं है। और ये डिटर्मिनेंट भी सॉल्व किया जा सकता, मतलब ये डिटर्मिनेंट कैसे आता है ये भी आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब जैसे मान लो तुमने ये तीन वेक्टर एज्यूम किए थे तो पहले इन बी और सी की क्रॉस करो, उसके बाद उसको ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, ये डिटर्मिनेंट मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए वैल्यू हुई। ठीक है, अब इसमें तुमने कुछ खास चीजें ध्यान रखने की जो बातें हैं वो तुम लोगों को बताता हूं मैं, कि अगर तुम्हारे पास तीन वेक्टर गिवन हो और उन तीन वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो वो तीन वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अगर इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखोगे तो क्या चीज होगा। ठीक है, हमारे पास ये तीन वेक्टर ही गिवन है ए बी सी और मैंने तुम्हें बता दिया कि ए बी सी जो आपस में एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं जिसको हम साइक्लिक ऑर्डर बोल रहे हैं। अब तुम्हें ये तो पता होगा ए डॉट बी किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के, ये तो सही है। तो अगर तुम्हें ऐसे दे रखा है ना ए डॉट बी क्रॉस सी, चाहे इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, पहले बी क्रॉस सी कर दो बाद में डॉट कर दो ए के साथ, तो इसका मतलब सेम है, मतलब ऐसे इसका मतलब डिफरेंट नहीं है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ध्यान रखनी है कि ब्रैकेट वहां पे रखनी है जहां पे दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट है, ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब एक चीज और, अब तुम्हें पता है कि ये तीन वेक्टर्स थे ए बी सी, ठीक है, इनकी ये हमारे पास हो गई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर मैं तुम्हें इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को बताऊं कि ज्योमेट्रिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो अगर तुम्हारे पास एक पैरेललोपाइप्ड है, पैरेललोपाइप्ड तो जानते होगे 3D में एक क्यूबॉइड टाइप समझ लो। क्यूबॉइड तो एक तरह का एक रेक्टेंगल हो गया, लेकिन अगर पैरेललोग्राम की टर्म्स में तुम्हें दे रखा है 3D स्ट्रक्चर तो उसको हम पैरेललोपाइप्ड भी बोल देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जैसे ये मान लो एक पैरेललोपाइप्ड है, ठीक है, दिस इज ए पैरेललोपाइप्ड। अब इसमें तीन हमारे पास जो तीन ऐसे बोल सकते हो कॉन्करेंट जो साइड्स हैं जो सेम पॉइंट से पास कर रही है, ये तीन साइड अगर ये तीन वेक्टर को रिप्रेजेंट करे, जैसे मान लो इसको मैं लिख देता हूं लेट सपोज ए वेक्टर, उसको मैंने लिख दिया बी वेक्टर और इसको मैंने लिख दिया सी वेक्टर। अगर ये ए बी सी किसी पैरेललोपाइप्ड के कॉन्करेंट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें
कॉन्करेंट वेक्टर्स वो होते हैं जो एक कॉमन पॉइंट से पास करें। तो इसकी जो तीन एक पॉइंट से कितनी एज पास होती हैं, एक वर्टेक्स से बोल दो या एक कॉर्नर से बोल दो, कितनी एज पास होंगी, 1 2 और 3 एज पास होंगी, और वो तीनों तीन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं ए बी सी। तो जो ए डॉट बी क्रॉस सी करोगे और उसका मान लो तुमने निकाल दिया मैग्नीट्यूड, वो क्या होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेप्ड। ठीक है, अब इसमें देखो ए क्रॉस बी, ए और बी, यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड ए हुआ और वहां तक का मैग्नीट्यूड बी हुआ। तो ए क्रॉस बी करोगे तो इसका मतलब ये नीचे वाला एरिया निकाल दिया तुमने। या फिर ऐसे समझ लो हमारे पास बी क्रॉस सी था, ठीक है, तो बी क्रॉस सी के लिए हम पहले क्या करेंगे, बी और सी की मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी ये साइड है, सी ये वाली साइड है, तो उस फेस का एरिया निकल जाएगा, उस वाले फेस का। उस वाले फेस को अगर मैं ए वाली साइड में मल्टीप्लाई करता जाऊं, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करता जाऊं, मतलब सारी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ए के साथ, तो ये पूरी की पूरी वॉल्यूम मिल जाएगी मुझे। जैसे जिस तरह से तुम लोगों को पता है कि अगर एक सिलेंडर है तो इस सिलेंडर की अगर रेडियस r है, हाइट h है, तो वॉल्यूम कितनी होती है, वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम होती है पाई r स्क्वायर। मतलब इसका जो सरफेस एरिया है उस सरफेस एरिया को h हाइट तक मल्टीप्लाई कर दो, मतलब h हाइट तक उसको ऐड करते जाओ, तो h टाइम्स जो है पाई r स्क्वायर, वो वॉल्यूम बन जाता है सिलेंडर का। सेम वे में यहाँ पे है ये b क्रॉस c, तो ये फेस का एरिया हुआ, उसको a तक मल्टीप्लाई कर दो, इतने a टाइम्स कर दो, तो वो बन जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, तो वो वॉल्यूम हो जाएगा पैरेललोपाइप्ड का। कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में अगर तुम ये डिटर्मिनेंट सोल्व करो, a डॉट बी क्रॉस सी की हेल्प से डिटर्मिनेंट सोल्व करो और वो वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, तो वहां घबराने की जरूरत नहीं है कि वॉल्यूम नेगेटिव कैसे हो गई। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि उस a डॉट बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड चेक करना है। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आएगा एंड दैट विल रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपेप्ड। तो ये जो हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेप्ड, ये एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। दिस इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये हुई, फर्स्ट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। एक और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसकी ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई टेट्राहेड्रन गिवन है, टेट्राहेड्रन जानते हो, ये भी एक ज्योमेट्री का ही कंसेप्ट है। टेट्राहेड्रन क्या होता है बताता हूं तुम लोगों को। टेट्राहेड्रन हम बोलते किसे हैं, थोड़ा सा विजुअलाइज करना है, थोड़ा सा इमेजिनेशन आप लोगों की यहाँ पे काम करेगी कि हमने टेट्राहेड्रन किसे बोलना है। अब मैं जो बोलूं उसके शब्दों पे ध्यान से गौर करना। तुम्हारे पास 4 ट्रायंगल होंगे, 4 ट्रायंगल, और 4 ट्रायंगल एक 3D क्लोज्ड ऑब्जेक्ट फॉर्म कर रहे हैं, एक 3D क्लोज्ड ज्योमेट्री फॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम टेट्राहेड्रन बोलते हैं। अब ट्रायंगुलर फेस हैं, 4 ट्रायंगल क्रॉस सेक्शन के फेस हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक फेस ये हुआ, एक ये हुआ, इन 2 फेस को ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये जोड़ दिए, तो हमारे पास ऊपर से ऐसे ऐसे आ रहा होगा ये एक पॉइंट, ये अब देखो इसको ऐसे समझ लो, एक और ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। अब तीसरा तुम उस वाले फेस को कनेक्ट कर दो, जैसे मान लो ये 2 हुए, एक इसके सामने ऐसे कर दो, तो तुम्हारे पास कितने हो गए टोटल, ये तो 3 हो गए, 2 ये हुए, एक ये हुआ, तो टोटल 3 फेस बन रहे हैं। और एक नीचे वाला सरफेस, एक जो नीचे बनेगा ट्रायंगल, तो वो ट्रायंगुलर सरफेस, तो मतलब कि टोटल 4, तो वो एक टेट्राहेड्रन फॉर्म करेंगे। इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं टेट्राहेड्रन का, तो कुछ इस तरह से डायग्राम बना सकते हो आप। देखो अगर हमारे पास कुछ इसको इमेजिन कर पा रहे हो, एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, एक ये नीचे वाला सरफेस हो गया, और एक इन दो, ये जो 2 सरफेस बनाए, एक उनके सामने उधर वाली साइड सरफेस हो गया। तो ट्रायंगल में ये जो बनाया है हमने, दिस इज ए टेट्राहेड्रन, 3D है टेट्राहेड्रन, ठीक है, जिसमें 4, अब ये 3D ट्रायंगुलर फेस होते हैं, 4 ट्रायंगुलर फेस होंगे। अगर मैं ये, अगर देखो अब इसमें भी तुम्हारे पास कितनी साइड्स पास हो रही हैं, कितनी एज पास हो रही हैं, एक वर्टेक्स से 3 एज पास हो रही हैं। एक एज ये हो गई, एक ये एज ये हो गई, और एक एज ये हो गई। तो अगर 3 एज कॉन्करेंट एज, अगर 3 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें ए बी सी को, ठीक है,
तो अगर ये तीन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तीन एजेस, तो अगर इसकी वॉल्यूम तुमसे पूछी है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, तो वो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हेल्प से कैलकुलेट की जा सकती है, और वो होती है 1/6 टाइम्स ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, अब इसमें उसको जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने निकालनी है उसका 1/6 टाइम्स कर दो। ठीक है, तो वो तुम्हें बता देगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, जिस तरह से हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्लेस किया था, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/6 ए बी और सी। तो अगर ए बी सी, अब ये तुम्हें ध्यान, ये चीज पता है क्या ध्यान रखनी है, सबसे मेन चीज, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर उस टेट्राहेड्रन की ये जो एज बनाई है, ये क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स बनाया है, इस वर्टेक्स से जो पास होती हुई कॉन्करेंट तीन एजेस हैं, ये तीनों एज कॉन्करेंट एज है, तभी मैं यहाँ पे 1/6 ए बी सी, अगर इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करके उसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वॉल्यूम मिलेगा टेट्राहेड्रन का। अब ये अगर पॉइंट समझ में आया होगा, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, हमारे पास दो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि अगर सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे तो वो तो पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम होगा, उस जिसमें ए बी सी तीन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो तीन एज होंगी, जो कॉन्करेंट एज होंगी उस पैरेललोपाइप्ड के लिए। अगर तीन एज वो किसी टेट्राहेड्रन की दे रखी है, तो उसके लिए हम अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का 1/6 टाइम कैलकुलेट कर देंगे तो वो वॉल्यूम मिल जाएगा तुम्हें टेट्राहेड्रन का। ठीक है, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बचा है इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, जिसमें तुम्हें अगर मान लो तीन वेक्टर्स दे रखे हैं ए बी और सी, और ये जो तीनों वेक्टर्स हैं वो आपस में मतलब सेम प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, मतलब कोप्लेनर है। अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होगा? अगर दो वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं ना, तो हम उनको लीनियरली डिपेंडेंट बोलते हैं। अगर सेम प्लेन में है, लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की टर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है। एग्जांपल के लिए मान लो ये है ए वेक्टर, ये है मान लो बी वेक्टर, तो अगर मैं दोनों की डायरेक्शन आई कैप ली है और इसकी लेंथ मान लेते हैं 4 मीटर और इसकी मान लेते हैं 8 मीटर, तो बी वेक्टर क्या लिख सकते हो तुम, क्या 2 टाइम्स ए वेक्टर होगा? अगर लेंथ की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन सेम है, तो इसका मैग्नीट्यूड है 8 है बी का, और ए का 4 था, तो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 टाइम्स ए कर दूंगा तो मुझे बी मिल जाएगा। इसका मतलब मैं बी को ए की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं। इसका मतलब ये बी और ए लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ध्यान रखना, बी एंड ए बोथ आर लीनियरली डिपेंडेंट, और अगर मैं इनको एक दूसरे की टर्म्स में ना लिख पाऊं देन दोज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। ठीक है, अब हमारे पास मान लो तीन वेक्टर्स हैं, लेट सपोज वी हैव 3 वेक्टर्स। अब वो तीन वेक्टर कौन कौन से हैं, ए बी और सी। मैं पहले तो एक प्लेन डिफाइन करता हूं, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो ये जो बोर्ड है वो एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम्हारे पास एक वेक्टर है ए इधर, एक वेक्टर है बी इधर, और लेट सपोज एक वेक्टर है सी इधर। क्या ये तीनों एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं? तो इसका मतलब इफ A, B and C, if A vector, B vector and C vector are coplanar, मतलब एक ही प्लेन के अंदर अगर लाई किए, सेम प्लेन के अंदर हुए अगर ये, तो A डॉट B क्रॉस C किसके बराबर होगा? ये चेक करना है हमने। B क्रॉस C करोगे तो वेक्टर अंदर की तरफ जा रहा है, क्या इनवर्ड वेक्टर A वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं होगा? क्या होगा? अब ये B क्रॉस C तुम्हें वेक्टर दे रहा है जो अंदर की तरफ डायरेक्टेड है, और C इधर है, तो A इधर है, तो A और B क्रॉस C अंदर, तो दोनों में एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। 90 डिग्री हुआ तो इनका मतलब दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? 0। इसका मतलब B क्रॉस C से जो वेक्टर आया वो A के अगर परपेंडिकुलर हुआ तो ये रिजल्ट क्या आएगा? 0, क्योंकि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 होती है अगर वो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये तब ही लिख पा रहे हैं हम जब ए बी सी आप कैसे हैं? कोप्लेनर, तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा क्या होगी? 0। इसी को आप ये भी लिख सकते हो, if three vectors are linearly, if 3
वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब वो कोप्लेनर है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, कोप्लेनर। तो इसका मतलब उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो क्या होगी, दैट विल बी जीरो। ठीक है, तो तुमने ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, किसी भी तीन वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर जीरो है तो ये बोल सकते हो कि वो तीनों कोप्लेनर है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर ये एक तरह की कंडीशन होगी, कोप्लेनर होने के लिए उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगी ही होगी, या लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो जीरो होगी। तो आई होप तुम लोगों को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट कैसे करनी है, हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना है, उससे पता चल जाएगा। अब मैं एक दो एग्जांपल करवा देता हूं, क्वेश्चंस करवा देता हूं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बेसिस पे, वॉल्यूम के बेसिस पे, तो आप लोगों को ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। चलो अब एक दो क्वेश्चन करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप लोगों को थोड़ी क्लियरिटी आती है क्वेश्चंस की हेल्प से कि हमने कोई भी क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक क्वेश्चन कंसीडर कर रहा हूँ, आप लोग इसको पहले पॉज करके वीडियो को ट्राई भी कर सकते हो खुद से कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन में ये गिवन है, चूज y सच दैट, ए वेक्टर दे रखा है तुम्हें 7i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, एंड सी वेक्टर लेट सपोज गिवन है 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, सच दैट A, B and C are linearly dependent। हमने y की वैल्यू को इस तरह से चूज करना है ताकि जो तीन वेक्टर गिवन है हमें, वो तीनों वेक्टर आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट होने का मतलब क्या हुआ, तीन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट कब होते हैं, जब उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होती है। ठीक है, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है तीन वेक्टर्स की, देन दोज थ्री वेक्टर्स विल बी लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अब हमने इसको सोल्व कैसे करेंगे, मतलब ये तीन वेक्टर्स जो हमने लिए हैं उनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को जीरो कर दो। तो ए, बी और सी तीन लीनियरली डिपेंडेंट है, इट इंप्लाइज ए डॉट बी क्रॉस सी दैट मस्ट बी जीरो। और वो होगा किसके बराबर, डिटर्मिनेंट सोल्व करना है हमने। ए में ए के आई जे के कोफिशिएंट क्या है 7, y और 1, बी के लिए 3, 2 और 1, और सी के लिए 5, 3 और 1। अब मैंने तुम लोगों को डिटर्मिनेंट सोल्व करना बताया था कि डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं। अब यहाँ आई जे की जगह 7, y और 1 आ गया, तो 7 होगा पॉजिटिव, y होगा नेगेटिव, 1 होगा पॉजिटिव। तो 7 प्लस 7, अब मल्टीप्लाई में, इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 7 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इन दोनों को छोड़ दोगे, मल्टीप्लाई किसकी करेंगे 2 इंटू 1, 2 माइनस 3 इंटू 1, 3। ठीक है, और फिर माइनस का y इसके मल्टीप्लाई में देखो, अब ये छोड़ दो दोनों, तो 3 इंटू 1 3 और 5 माइनस का, तो 3 माइनस 5 और प्लस का 1, अब यहाँ पे आ जाएगा 1 और इंटू में, अब ये और ये छोड़ दो तो वैल्यू आएगी 3 इंटू 3 9 और माइनस 5 इंटू 2 10, और इस पूरे को क्या कर दोगे 0, तो ये क्या बनेगा 2 माइनस 3, माइनस का 1 तो हो गया माइनस 7, माइनस का, और ये 5 माइनस 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2y, और 9 में से ये हो गया माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 7 माइनस 1 8, तो 8 उस साइड चला गया, तो 2y इज इक्वल टू 8, तो y किसके बराबर आ गया 4 के बराबर आ गया। तो अगर y की वैल्यू 4 होगी तभी ये तीन वेक्टर a, b और c ये कैसे होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट, या फिर तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम के अंदर, आपके कॉलेज एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे तीन वेक्टर दे दिए, बोल दिया कि इसमें z बताओ, कोई भी वेरिएबल दे दिया, उसकी वैल्यू बताओ ताकि ये तीन वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर कोप्लेनर है, तो उसको सोल्व करने का मेथड बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें आप लोगों को एक
प्रूव करना है और उस प्रूफ का रिजल्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो रिजल्ट आप लोगों को जानना जरूरी है, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। इसको प्रूव करना है कि ये 2 टाइम्स है ए, बी और सी, इन 3 वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर। तो अब हमारे पास ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसमें एक वेक्टर है ए प्लस बी, दूसरा है बी प्लस सी और तीसरा है सी प्लस ए। तो इसकी इन 3 वेक्टर्स की हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सॉल्व करनी है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं करवा रहा हूं। पहला वेक्टर है ए प्लस बी, तो इसकी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, बी प्लस सी। अब एक वेक्टर ये है और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे किसके साथ, सी प्लस ए के साथ। अब यहां से हमने देखो, अब बी प्लस सी की क्रॉस पहले सॉल्व होगी, बाद में उसकी हम उसके साथ डॉट करते हैं। तो देखो बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए बहुत इजी होने वाला है, बी की क्रॉस सी के साथ। तो पहले बाहर क्या पड़ा है, ए प्लस बी एज इट इज लिखा, उसकी डॉट प्रोडक्ट। अब देखो बी क्रॉस सी, ठीक है, बी क्रॉस सी ये हो गया, बी क्रॉस ए प्लस का बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए हो गया, फिर सी क्रॉस सी प्लस का सी क्रॉस सी, फिर उसके बाद सी क्रॉस ए प्लस का सी क्रॉस ए। अब यहां से तुम्हें कुछ वैल्यू पता चल रही है, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट सेम अगर वेक्टर है तो सी क्रॉस सी क्या होता है, 0, ठीक है। अब यहां क्या बचा, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए और सी क्रॉस ए। अब ए की पहले डॉट प्रोडक्ट होगी बी क्रॉस सी के साथ, तो ये बनेगा ए की डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, फिर ए की डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस ए के साथ प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए, प्लस अब इसके साथ कर देते हैं ए डॉट सी क्रॉस ए। ये तो ए की कर दी हमने, फिर बी की डॉट प्रोडक्ट करो इन तीनों के साथ, इन 3 वेक्टर्स के साथ। तो बी की डॉट प्रोडक्ट होगी तो बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। अब बी की भी हमने तीनों के साथ कर दी। अब देखो ए डॉट बी क्रॉस ए, क्या कुछ जाना पहचाना लगा, बी क्रॉस ए से जो वेक्टर आएगा वो ए के परपेंडिकुलर होगा, और ए के परपेंडिकुलर हुआ तो उसकी ए के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0। तो ए डॉट बी क्रॉस ए ये 0 होगा, ए डॉट सी क्रॉस ए ये भी 0 हो गया, बी डॉट बी क्रॉस सी ये भी 0, बी डॉट बी क्रॉस ए ये भी 0। अब बच गया क्या, ए डॉट बी क्रॉस सी, अब प्लस में बी डॉट सी क्रॉस ए। और मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि ए डॉट बी क्रॉस सी है वो साइक्लिक ऑर्डर अगर फॉलो कर रहा है तो वो बी डॉट सी क्रॉस ए के बराबर भी होगा। तो अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हैं तो बी डॉट सी क्रॉस ए की जगह क्या पुट कर सकते हो, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ए डॉट बी क्रॉस सी यहाँ पे भी है, ए डॉट बी क्रॉस सी यहाँ पे भी है, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए डॉट बी क्रॉस सी। इसका मतलब क्या हुआ, 2 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी और सी। ये 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो इन 3 वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 2 टाइम्स कर रहे हैं, तो जो हमें गिवन था वो प्रूव हो गया ना, उसके बराबर 2 टाइम्स आ गया। इससे पता है क्या रिजल्ट प्रूव हुआ है, इससे ये प्रूव हुआ है कि अगर तुम्हारे पास एक पैरेललोपाइड है जिसकी 3 एडजेसेंट साइड अगर ए बी सी है, ठीक है, और एक पैरेललोपाइड ऐसा है जिसकी एडजेसेंट साइड है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो दोनों की वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा, तो जिसकी साइड्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए है तो उसकी वॉल्यूम डबल होगी उस पैरेललोपाइड से जिसकी साइड्स ए बी और सी है, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा टेट्राहेड्रन या फिर ऐसा पैरेललोग्राम, दोनों का मतलब सेम हुआ, वॉल्यूम डबल हो रही है ना। ऐसा टेट्राहेड्रन या ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए है तो उसकी वॉल्यूम मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो 2 टाइम्स होगी ऐसे पैरेललोग्राम के या ऐसे टेट्राहेड्रन के जिसकी साइड्स ए बी और सी है, ठीक है, एडजेसेंट साइड मतलब जो कॉन्करेंट साइड बोल सकते हो। तो इस तरह से हमने ये आइडेंटिटी है वो प्रूव कर दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में
तब तक के लिए पढ़ते रहिए फिजिक्स। बाय बाय।